हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि ये आपको पता ही है, कल हम सारा ऑब्जेक्टिव करवा चुके थे साइंस का सेट का पूरा। तो अभी ये क्लास 10th का अभी हम सब्जेक्टिव साइंस करवाने वाले हैं। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। जो चीज़ हम लिख लें मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में 100% श्योर दिखने को मिलेगा। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ हेल्पफुल मिल सके। और अगर कोई 10th का तैयारी कर रहा है, आगामी फरवरी में एग्ज़ाम है जिनका, वो इस लेक्चर को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से इनको कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है पहला मेरा जो क्वेश्चन है वह है, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस बार के एग्ज़ाम के थ्रू। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट है, संभावना है आ सकती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है, इम्पोर्टेंट लिख लें इसको कि ये क्वेश्चन आपको एक दिख सकता है। तो वो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से, विरल माध्यम से समझे, जब ये प्रकाश किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब प्रवेश करती है तो प्रकाश का प्रतिबिंब मुड़ जाती है। समझ गए आप। जब से समझा देते हैं, प्रकाश जब प्रकाश में से करती है तो विरल से जब सघन की आती है तो वो प्रकाश किरण क्या होती है, पुनः लौट जाती है वापस। ये पुनः लौट गई वापस। जब वापस प्रकाश लौट जाती है तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है और इसकी कैसे दूर किया जा सके। इसको दूर कैसे किया जा सके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। VVI, ये VVI क्वेश्चन है। नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ सामने रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो निकट दृष्टि जो वैसी दोष होती है जो नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देखी जा सकती है किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती है। इसकी कमी को हम अवतल लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस बार में। क्वेश्चन ये 3 ही क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये 3 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि मिलने को देखने को मिलेगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या आवश्यकता है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियमों को लिखें। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु परमाणु के अपवर्तन फलक होते हैं। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर उतना नहीं है। पर ये DNA की प्राकृतिक प्रजनन में क्या महत्व है, ये तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, MI लिख लीजिए इसको। DNA प्रकृति जीवों की गुणों की अगली पीढ़ी तक लेकर चलती है। इसमें प्राणी का अस्तित्व बना रहता है, परंतु विभिन्नता के कारण उसमें कुछ अंतर आ जाते हैं। DNA का आनुवंशिक गुणों का संदेश वाहक होता है, जो माता पिता के संतान को प्राप्त होता है। समझ गए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद है, परितंत्र अपमार्जक की क्या भूमिका है, ये उतना नहीं क्वेश्चन है, पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमिगत जल के 2 लाभों की उल्लेख करें, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम में। भूमिगत जल के कोई 2 लाभ में से आप पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको। भूमिगत जल फैलाकर कुएं से जल स्तर को बनाए रखते हैं तथा खेतों में नमी बनाए रखते हैं। भूमिगत जल मनुष्य तथा जानवरों द्वारा दूषित नहीं होते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं, ये अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। VVI लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है सीधा एवं उल्टा बनता है। इसमें जस्ट अपोजिट, सदैव सीधे बनता है, इसमें सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। सीधे बनने वाली प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक होती है। इसमें क्या होती है, प्रतिबिंब आभासी हमेशा बनती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसा वस्तु की आकार होगा उस तरह प्रतिबिंब के आकार पर निर्भर करेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। इसमें क्या होता है, वस्तु से छोटा होगा प्रतिबिंब का आकार। अगर कोई वस्तु है यहाँ पर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो थोड़े इससे जस्ट अपोजिट साइड छोटा सा बनेगा, इससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। चलिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जाते हैं।
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एकदम लिख लीजिए, VVI क्वेश्चन ये भी है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की प्रकाश पृथ्वी वायुमंडल से अधिक दूरी तय करती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का परिकिरण हो जाता है। चूँकि लाल रंग का परिकिरण बहुत कम होता है तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग का परिकिरण अत्यधिक होता है। अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का परिकिरण बहुत कम होता है, जिससे आँख तक लेवल लाल रंग पहुँच पाता है। शॉर्ट में बोलिए कहा कि लाल रंग हमें अधिक दूर से भी देखिएगा तो अधिक लाल रंग हमको थोड़ा सा दिख जाता है, दूर से ही दिखने को मिलता है। जब उसके बाद जो नीले रंग, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का, वो परिकिरण का बहुत कम होता है। चलिए, निम्नलिखित में से समीकरण में से, इसमें समीकरण जो टिक लगा देंगे वो समीकरण आपको एकदम आना ही आना है। ये समीकरण आएगा संतुलित करने के लिए। संतुलित करने के लिए आप जानते होंगे, चलिए संतुलित करने आपको थोड़ा सिखा देते हैं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा रुकिए, छोटा कर देते हैं इसको। तो क्वेश्चन है H2 + Cl2, इससे हमको संतुलित करना है। HCl दिया गया है, इसको संतुलित कैसे कीजिएगा? बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ कितना है, H2 2 H2 है, यहाँ कितना है 1 H है, यहाँ Cl2 कितना है 2। अगर यहाँ आप 2 लगा दीजिएगा तो इधर भी 2 H हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर Cl2 हो गया, इधर Cl2 हो गया। इसी प्रकार से आपको संतुलित करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है Na + H2O, उससे क्या बना, उत्पाद क्या बना उससे, NaOH + हाइड्रोजन गैस उड़ गया। तो इसमें देखिए N कितना है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये N देखिए 1 है यहाँ पर भी, और एक N यहाँ पर भी है। चलिए सोडियम तो N मतलब सोडियम होता है, सोडियम संतुलित है हमारा। हाइड्रोलियम इधर 2 को है, ओ सर हाइड्रोलियम बोलते हैं, हाइड्रोजन हमारा इधर 2 को है, इधर हाइड्रोजन देख सकते हैं 1 और 2, 3 हाइड्रोजन है। आज देखिए इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। तो हमको कैसे हाइड्रोजन को मिलाना है, हाइड्रोजन को संतुलित करना है हमको। तो हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए अगर यहाँ आप 2 दे देते हैं, इधर 2 दीजिएगा तो यहाँ 2 Na 2 H, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया हमारा। और उसके बाद हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 2 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन सोडियम 2 है, तो यहाँ भी सोडियम को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 देना होगा, उसके बाद यहाँ भी 2 लगाना होगा। तब यहाँ 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से संतुलित हो गया। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लिख दीजिए, VVI, ये एकदम वर्षा अम्ल वर्षा क्या है, वास्तविक जल के विद्युत चालक क्यों होते हैं? वर्षा जल जो होता है, आश्वेत जल कौन होते हैं, वर्षा के जल होते हैं। वर्षा का जल के pH मान का अधिक जल से इतना कम होता है, इसी कारण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ ही जाएगा। कल ही एक लड़का बगल में है, वो वीडियो देखा मेरा, बोला भैया ठीक बनाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। वो भी अभी 10th में ये एग्ज़ाम देगा। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 11 नंबर क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। ये तो अभी हम सिर्फ सेट करवा रहे हैं, जब सजेशन दे देंगे तो 100% वो होगा ही होगा। उसके बाद चलिए, कोई इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो इंग्लिश मीडियम से वो भी कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में PDF है हमारा। अगर किन्हीं स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए हमारा, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, ये नंबर पे हम आपको PDF सेंड कर सकते हैं अगर कहीं स्टूडेंट को PDF चाहिए। चलिए, दूसरा है एथेन से उत्पन्न एक एल्डिहाइड बनाना है। एथेन से हमें एक एल्डिहाइड बनाना है। ये एक प्रकार से मांगिए तो रिएक्शन ही है। संरचना सूत्र लिखना, निम्न यौगिक के नाम के एवं संरचना सूत्र लिखना है। एथेन से उत्पन्न एल्डिहाइड एथेनॉल हो गया, उसका संरचना जो एथेनॉल में क्या होगा, CH3 हो गया और CH हो गया। एथेनॉल का फार्मूला हो गया, तो C कितना हो गया, 2C हो गया, C हो गया 2C हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन कितना, इधर 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर 1 हाइड्रोजन, हमेशा 4 हाइड्रोजन कार्बन पे मिलता है। 3 और 1 4 हो गया, कितना लगाना है, 4 हाइड्रोजन लगाना है और कीटोन बनाना है। तो यहाँ ऑक्सीजन ले लीजिएगा, यहाँ पर ये 2 बॉन्ड बन गया, ये बन गया क्या, एथेनॉल। एथेनॉल किसका
ग्रुप है ये आप बता दीजिएगा। CHO ग्रुप का है। CHO ग्रुप किसका होता है कल बताए थे आपको। इसी प्रकार से ये एक रिएक्शन आपको ज़रूर आएगा, रिएक्शन नहीं तो नाम लिखने आएगा। और ये केमिस्ट्री का है, इसका एक वीडियो हम आपको नाम लिखने, यूपैक नाम लिखने और ये जो होता है सिखा देंगे संरचना। चलिए आज के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाता है। तो आप देख लीजिए कहाँ तक कर दिए क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, उसके बाद कल से हम इस हाथ से देख लेंगे। 12 नंबर से क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद कल से हम 12 नंबर से ही स्टार्ट करेंगे जो कि आपका यौगिक के नाम है और संरचना सूत्र है। कल इसको अच्छे से बताएंगे। चलिए तब तक के लिए ठीक है।